वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 29 जून 2021 और 29 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। करंट अफेयर श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया, आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में लगभग 1 से लेकर के 1.5 साल तक के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप जाइए सारे वीडियो को देखिए। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये 5 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। और पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने किस बिहारी अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एनसीबी के द्वारा भी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसके बारे में जरूर आप डिटेल में लिखा कीजिए। तो यहां पर सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस, तिथि व थीम है। तो यहाँ से ये सारी चीज मैं आपको डेली रिवाइज कराता हूँ। तो आज यहाँ पे हम इसको स्किप करते हैं, सीधे चलते आज जो दिवस है उसके बारे में आपको बता दूं। आज है 29 जून और आज है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा वो भी डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पटना हाईकोर्ट के हाल ही के निर्णय के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 5 साल के कार्यकाल में जो मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा केवल एक ही बार लाया जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूं कि हाल ही में आए पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले के अनुसार पंचायत या फिर जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उनके खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बार लाया जाने के बाद दोबारा नहीं लाया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। ये अहम फैसला अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुनाया गया है। और यहाँ पे आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी गई, वो भी बात आप याद रखिए। बिहार में पंचायत चुनाव अगस्त 2021 में होने की संभावना है, हालांकि ये फिक्स नहीं है, ये संभावना है। और वर्तमान में पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समिति के द्वारा किया जा रहा है और इस समिति के अध्यक्ष मुखिया है। तो यहां से आप याद रखिए, ये तो मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूं, यहां पर इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया क्योंकि यहां पे बात आई थी पंचायत की। तो आपको ध्यान रखना है कि कोरोना महामारी के दौरान पंचायत के कार्यों का जो संचालन है अभी देखिए 15 जून 2021 से यहां पर पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद 16 जून से मतलब कि पंचायत के कार्यों का संचालन परामर्शी समिति के द्वारा किया जा रहा है और इस समिति के अध्यक्ष जो है ये मुखिया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न अराइज हो सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब यहाँ में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रेवल डेस्क की शुरुआत हुई है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना जंक्शन पर यह ट्रैवल डेस्क की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि ट्रैवल डेस्क आखिर है क्या। तो हाल ही में राजधानी पटना में पटना जंक्शन पर ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है और इसके तहत यहाँ से यात्री 24 घंटे गाड़ियां बुक करा सकेंगे। इसका नंबर यानी कि गाड़ी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा सभी प्रमुख ट्रेनों की बोगियों में लिखा रहेगा, जिससे कोई भी यात्री ट्रेन से ही अपने मोबाइल से इस डेस्क को फोन कर अपने घर तक जाने के लिए टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं। सारे वाहनों में जीपीएस लगा होगा तथा पूरी तरह से वातानुकूलित होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इससे पटना के किसी भी मोहल्ले में जाने तक अधिकतम किराया 500 रुपये तथा न्यूनतम किराया 150 रुपये निर्धारित किया गया है। और इस डेस्क का उद्घाटन जंक्शन के वाणिज्य यातायात निरीक्षक शिव कल्याण के द्वारा किया गया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसी डेस्क के तहत यहाँ पर यात्री को 300 रुपये का भुगतान कर इलेक्ट्रिक बाइक भी किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। ये ट्रैवल डेस्क की शुरुआत अभी हाल ही में राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर किया गया है। चलिए उसका ध्यान बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न होगा यहाँ पर कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन कितने दिनों में करने का आदेश दिया है। तो ये आदेश दिया गया है 10 दिनों में करने का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आदेश पहले भी दिया गया था जिसमें कि बिहार सरकार इसे नजरअंदाज कर दी, तो पुनः ये आदेश दिया गया है कि 10 दिन में इस कार्य को पूरा किया जाए।
चलिए अब यहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो हाल ही में गोपाल प्रसाद भारतीय की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने बिहार सरकार को पुनः आदेश देते हुए म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन 10 दिनों में करने को कहा है। ये ध्यान रखेगा, अगर उक्त समय में ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया जाता है या फिर नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई होगी और इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के बाद होगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर यह निर्देश दिया गया, ये आदेश दिया गया कि 10 दिन में ये म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए। और यहाँ पर जो याचिका दायर किया गया था, यहाँ पर इनका आप नाम याद रखिएगा, गोपाल प्रसाद भरतिया के द्वारा ये याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जिसपे की सुनवाई जो किया गया ये न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के द्वारा किया गया। तो ये सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। चलिए यहां पर हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किस शहरी मिशन का हाल ही में 25 जून 2021 को 6 वर्ष पूरा हुआ है। तो देखिए यहां पर ये जो शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया था, शहरी मिशन, तो इसके तहत 3 मिशन था, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये 3 मिशन, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहां पर मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2021 को 3 शहरी मिशन, जिसमें कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लॉन्च के मतलब कि 6 वर्ष पूरे किए हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 25 जून 2015 को इसकी मतलब इसका गठन किया गया था, मतलब इसकी शुरुआत किया गया था। और अभी हाल में 25 जून 2021 को 6 वर्ष पूरा हुआ है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है इस मतलब कि जो 6 वर्ष पूरा हुआ है, तो इस अवसर पर अभी हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। और इन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 जून 2015 को किया गया था। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारे मिशन को देखते हैं और उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 जून 2021 को 3 शहरी मिशन, यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लॉन्च के 6 वर्ष पूरे किए हैं। और इन योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को किया गया था। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताया। अब यहां पर देखते हैं जो 3 शहरी मिशन है उसके अंतर्गत हमारा है पहला स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात करके आ जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। और स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य चुने हुए शहरों को बढ़ावा देने, मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध देने, नागरिकों की गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने और एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण से संबंधित है। और इसके लिए 100 शहरों का चयन किया गया था, ये ध्यान रखेगा। और बिहार से 4 शहरों का चयन किया गया था इसके तहत। और जो भी हाल ही में ये सूचकांक जो जारी किया गया, ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक, इसमें मतलब कि स्मार्ट शहरों की, तो इसमें बिहार के एक भी शहर शामिल नहीं थे। कल वाले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। ठीक है, अगर आपको कल वाले वीडियो आप देखें तो आपको वहां पर ये सारी चीजें याद होगी। अब हमारा जो यहाँ पर इस लिस्ट में दूसरा है यह है अमृत मिशन। तो अमृत मिशन के बारे में जानते हैं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मिशन को भी 25 जून 2015 को ही मतलब लॉन्च किया गया था, अमृत मिशन को। और इसका उद्देश्य देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है। और वित्तीय वर्ष 2015 से अगले 5 साल के लिए अमृत मिशन पर 5000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ये लक्ष्य 5000 करोड़ का है, जो कि मतलब कि 2015 से मतलब खर्च किया जाने का प्रावधान था। और अगला हमारा है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। और यहाँ पे इसके तहत हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री, देखिए यहाँ पे गलती से लिखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसका उद्देश्य देश के शहरी इलाकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवार जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए मतलब कि ऋण उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। खास करके वैसे लोग, खास करके लड़कियां और महिलाएं जो खास करके घर पर रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगी है, तो ये सारे मटेरियल को प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जी के, ये सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। आपको ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, कॉल नहीं करना है। और इसका जो फी है ये 399 रुपये है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। और यहाँ पर 1000 से अधिक मेंबर इसे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 5वां प्रश्न है
कि हाल ही में किस देश ने 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? किस देश ने? तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये योजना जो पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना है 2033 में, ये चीन की योजना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको विस्तार पर बता दूं कि हाल ही में चीन ने 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे है कि पिछले माह मई 2021 में चीन द्वारा मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर उतारा गया था। और अब चीन सरकार ने 2033, 2035, 2037 और 2041 आदि के लिए मंगल पर मानव युक्त मिशन की मतलब की योजना बनाई है भेजने की, ये आपको ध्यान रखना है। और इस मानव मिशन से पहले चीन मंगल ग्रह पर रोबोट भेजेगा जो इस विषय पर अध्ययन करेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। ये योजना जो बनाई गई है 2033, 35, 37 और 41 के लिए बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश वैक्सीन कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण में भारत की मदद करेगा? तो भारत की मदद किया जाएगा जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में भारत को कोविड-19 टीकों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए जापान $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को लास्ट 1 माइल सपोर्ट के रूप में बनाया जाएगा, जो कि यूनिसेफ के माध्यम से प्रत्येक देश में टीकाकरण सुनिश्चित करेगी। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। ये इसमें $10 मिलियन का सहायता प्रदान किया जाएगा जापान के द्वारा, जो कि इसका उद्देश्य यह होगा कि कोविड-19 टीकों को सुरक्षित तौर पर स्टोर किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये मतलब कि फैसला किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जिस वीडियो में मैं आपको लाइक करने बोलता हूँ तो आप लोग सिर्फ उसी वीडियो को लाइक करते हैं। जिस वीडियो में नहीं बोलता हूँ तो लाइक का रेशियो बहुत ही घट जाता है। तो इस वीडियो का टारगेट है 600 लाइक। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से बीपीएससी एग्जाम की तैयारी आपकी बेहतर होगी। जिस प्रकार से मैं आपको करंट अफेयर्स बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बीपीएससी एग्जाम में कहीं से भी द्वारा करंट अफेयर्स पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे करंट जो खास करके बिहार में आयोजित होते हैं परीक्षाएं, वहां पर ये सारे करंट आपके लिए सफिशिएंट है। इसी से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे बात है जापान की। तो जापान के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। ये जापान का राष्ट्रीय ध्वज है और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। और जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके निकटतम पड़ोसी देश की अगर बात किया जाए तो चीन, कोरिया तथा रूस है। जापानी अपने देश को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूर्योदय। ये बात आप ध्यान रखिए। जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की प्रमुख धर्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ के प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म। यहाँ के मतलब कि 96% आबादी जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और ये आपको ध्यान रखना है, 96% जो आबादी है ये बौद्ध धर्म की अनुयायी है। और यहाँ की अगर प्रमुख राष्ट्रभाषा की बात किया जाए तो जापानी है। और अभी वर्तमान में सम्राट है नारुहितो। प्रधानमंत्री है योशिहिडे सुगा। और विधानमंडल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विधानमंडल के बारे में बहुत बार यहाँ से प्रश्न बना है। तो जापान की जो विधानमंडल है ये राष्ट्रीय डाइट कहलाती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न यानी कि 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि मातृ, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन इस विषय पर जो आयोजित किया गया, ये नीति आयोग के द्वारा मतलब कि आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में मातृ, किशोर और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय मतलब कि सम्मेलन आयोजित किया गया। ये भी हाल ही में डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में मतलब कि ये मतलब आयोजित किया गया था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है डॉक्टर वी के पाल और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया था। और नीति आयोग द्वारा मोटापे को मौन महामारी यानी कि साइलेंट एपिडेमिक कहा गया है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। मोटापा शरीर में अत्यधिक वसा के कारण होने वाला एक रोग है या फिर विकार है जो कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। अभी आपको ये याद रखना है कि इस पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब यहाँ पे बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न अक्सर बने हैं। तो नीति आयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण है ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप ध्यान रखिएगा। और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर मतलब इसका गठन किया गया था। और यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO अमिताभ कांत हैं। और इसका गठन अभी मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2015 को हुआ है। मुख्यालय इसका नई
नई दिल्ली में है और अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र मोदी। जिस प्रकार मतलब कि योजना आयोग में इसके जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार यहाँ पर नीति आयोग में भी नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये नरेंद्र मोदी हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको नीति आयोग से संबंधित याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीती है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये स्वर्ण पदक जीती है। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में पेरिस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलेना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 6-0 से हराकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीती है और वो विश्व तीरंदाजी चैंपियन में अब तक 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अब यहाँ पे बात आई है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को यहाँ पे मैंने ऐड किया है, उसे एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ये हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, पुनः एक बार रिपीट कर दूं कि हाल ही में पेरिस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में तीरंदाज दीपिका कुमारी ने व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की एलेना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीती है और वो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अब तक 3 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। ये दोनों पॉइंट आपको मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस चैंपियनशिप के मिक्स में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों भारतीय तीरंदाजों ने फाइनल में नीदरलैंड की टीम को 5-3 से पराजित किया था। यहां से इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन आपको सारी चीजों को यहां से आपको याद रखना पड़ेगा। बीपीएससी परीक्षा अगर प्री की बात करें तो कहीं से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, यह भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर है कि इस चैंपियनशिप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कोमालिका बारी ने महिला रिकर्व फाइनल विश्व कप स्टेज 3 में मैक्सिको को 5-1 से हराया है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कोमालिका बारी हो जनजाति की पहली महिला तीरंदाज है जिन्होंने भारत को यह गौरव दिलाया है। हो एक प्रकार की जनजाति है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हो जनजाति की पहली महिला तीरंदाज है जिन्होंने भारत को यह गौरव दिलाया है। अब यहां से आपका प्रश्न बन सकता है कि इस प्रकार का मतलब स्वर्ण पदक जिताने वाला मतलब कि भारत की पहली महिला हो जनजाति की पहली महिला कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कोमालिका बारी इसका राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला तीरंदाज है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिसे कि आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। चलिए अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन उद्यान और केनेज अकादमी का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन जो किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में जापानी जैन उद्यान और केजन अकादमी का उद्घाटन किया है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष व्यवस्था की गई थी जिसे कि जापान प्लस नाम दिया गया। आपको ध्यान रखना है इसी अवसर पर मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक व्यवस्था की गई, विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई जिसका नाम दिया गया जापान प्लस। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे आगे है, यह जैन केजन जापान की कला, संस्कृति, भौगोलिक परिदृश्य और वास्तुकला के विभिन्न तत्वों को मतलब कि प्रदर्शित करेगा। और जब हाल ही में इसका जो उद्घाटन किया गया ये अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली। तो ये आपको यहाँ से इतनी सारी जानकारी याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इनके बारे में कुछ जरूरी चीजें हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। जन्म इनका हुआ था 17 सितंबर 1950 को। ये 26 मई 2014 से लगातार दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और वर्तमान में वाराणसी से लोकसभा सांसद भी चुने गए हैं। और वे भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे कि आपको याद रखना है। और इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य भी हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा USISPF ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित किया गया है। तो अभी हाल ही में इसे संबोधित किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल को संबोधित किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है अभी हाल ही में इसका संबोधन जो किया गया है ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर हम बात करें USISPF के, तो USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की अगर बात किया जाए तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे कि 2017 में अमेरिका और भारत ने संयुक्त रूप से स्थापित किया था या फिर विकसित किया था। और इसका उद्देश्य नीति समर्थन द्वारा दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका उद्देश्य है।
ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे कि आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत के साथ अभी हाल ही में डेनमार्क ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 8 जनवरी 2021 को ISAF यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बना है विश्व का। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA में 121 देश शामिल है, जिसकी शुरुआत भारत ने की थी। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी यहां से आपको याद रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से अगर बात किया जाए तो रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल हासिल किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में विस्तार पर बता दूं कि हाल ही में भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ की विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया यानी कि सिल्वर पदक हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के शुरुआती दिन कांस्य पदक जीता था और कांस्य पदक मनु भाकर भी जीते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले अगर एकल की बात किया जाए तो ये इन्होंने कांस्य पदक जीता दोनों ने, और वहीं पे अगर मिश्रित स्पर्धा की बात किया जाए तो दोनों ने रजत पदक हासिल किया है भारत के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, पहले ये कांस्य पदक जीते और उसके बाद अभी रजत पदक। चलिए अभी यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में भाला फेंक मुकाबले में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांस्य पदक जीता है। अब यहाँ पर आप जान लीजिए हाल ही में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित क्वार्टेन खेलों में भाला फेंक मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये फिनलैंड में आयोजित क्वार्टेन खेलों में ये भाला फेंक मुकाबले में मतलब कि कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 की घोषणा किया गया और पुरस्कारों की इस सूची में बिहार के कितने स्मार्ट शहर शामिल हैं? आपको इसके बारे में कमेंट करके डिटेल बताना है। अब यहाँ पे जाइए, अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हुआ तो इसका आंसर आपको याद होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, इसके बारे में विस्तारपूर्वक लिखिए इसका आंसर क्या होगा। और रही बात यहाँ पे पेड ग्रुप की, तो पेड ग्रुप को अगर जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, इसका डेमो PDF मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।